हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। एन आइसोलेटेड एल बीम एज शोन इन द फिगर इज सिंपली सपोर्टेड एंड इट इज हैविंग द इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर। द बीम इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर एंड Fe415 स्टील का ग्रेड दिया हुआ है, M20 कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको निकालना है कि व्हाट इज द टोटल कंप्रेसिव फोर्स, आपको सी निकालना है। ठीक है, उसके अलावा द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम यानी कि आपको एमओआर निकालना है। अब इस क्वेश्चन को जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिया गया था आइसोलेटेड बीम। सबसे पहली गलती जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं वो क्या है कि आप आइसोलेटेड बीम में जो गिवन विड्थ है उसी को आप इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ मान ले रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो आइसोलेटेड बीम जो आपको दिया गया है एल बीम, इसके अंदर जो गिवन विड्थ है ये आपका इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये आपको गिवन विड्थ मानना है। तो एज पर द आईएस कोड आपको जो है इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन की कैलकुलेशन में आपका बीएफई काम में आता है, क्योंकि इतनी ही विड्थ जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन भी यहाँ पर दिया गया था, उससे भी आपको हिंट मिल रहा था कि आप लोगों को इफेक्टिव स्पैन गिवन जो है इसका सिर्फ एक ही काम होगा, ये एल नोट निकालने के काम आएगा। ठीक है, एल नोट क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि एल नोट क्या होता है। एल नोट टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड में कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स तो आते नहीं है, तो जीरो मूवमेंट वाले जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि एल इफेक्टिव जो होता है उसी को आप क्या कह देते हो, एल नोट कह देते हो, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो। अगर एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ कंटिन्यूअस है, दोनों तरफ कंटिन्यूअस है या दोनों तरफ फिक्स्ड है, तो उस केस में आप 0.7 एल नोट के बराबर लेते हो। ठीक है, 0.7 एल इफेक्टिव के बराबर एल नोट को लेते हो। ठीक है, ये क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको जो है इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ का आइसोलेटेड अगर आप एल बीम लेते हो तो उसका फॉर्मूला ये है। टी बीम में यहाँ पर 0.5 का फिगर नहीं आता है। ठीक है, तो ये एल बीम आपको गिवन था, तो आपने यहाँ पर जो है एल नोट यहाँ पर पुट किया, सिंपली सपोर्टेड गिवन था तो ये एल इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब डायमेंशंस पुट कर रहे हो तो या तो पूरा काम मीटर में कर लो या फिर पूरा काम एमएम के अंदर कर लो। तो मैंने यहाँ पर मीटर में कैलकुलेशन शो की हुई है। विड्थ ऑफ द बीम जो है, विड्थ ऑफ द वेब जो है वो कितना है, 200 mm है, तो 0.2 मीटर हो गया। ठीक है, बी आपको जो गिवन विड्थ है, ठीक है, एल बीम का वो आपको 1000 mm यानी कि 1 मीटर गिवन था। ठीक है, तो 0.5 एल नॉट एल इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पर गिवन विड्थ है तो ये 1.0 के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ये मिल रहा है 0.5333। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम लेना है दोनों में से, तो 1 मीटर और 0.5333 में मिनिमम ये वाला हो गया, तो 533.33 mm यहाँ पर इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ आ गया। ठीक है, अब जितनी भी आपकी डिजाइन की कैलकुलेशन चलेगी वो 1000 mm पर नहीं चलेगी। 1000 mm का तो एक्चुअल विड्थ है, लेकिन जो स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ आपका इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ होगा, और वो कितना है, 533.33 mm है। ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको क्लासेस में दे चुका हूं, तो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते समय आपको न्यूट्रल एक्सिस मानना पड़ेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लेंज हम मानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फर्स्ट। तो आईएस कोड के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो 415 की ग्रेड आपको दे रखी थी, तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं 0.48 डी। तो यहाँ पर 336 mm आ जाएगा। स्मॉल डी क्वेश्चन के अंदर 700 mm गिवन है। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस जो आ रही है वो विद इन द फ्लेंज लाई करेगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यानी कि जो एक्सयू होगा वो लेस देन इक्वल टू 200 mm आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, आपका जम्पशन वैलिड है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब एलएसएम में या डब्ल्यूएसएम में निकालते हो, आप सी बराबर टी यूज करते हो, और डब्ल्यूएसएम में फिर मेथड के अंदर मैंने आपको डेरिवेशन दिया था, कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट टेंशन एरिया के मूवमेंट के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ एलएसएम में हम सी बराबर टी यूज करेंगे, तो सी हो जाएगा 0.36 एफसी के बीन टू एक्सयू। ठीक है, और जो टी है वो 0.87 एफवाईएसटी के बराबर है, तो यहाँ से आपको एक्सयू निकल जाएगा। ठीक है, तो 0.87 ग्रेड 415 थी, 4 बार आपको दे रखी थी 20 mm की। ठीक है, तो एएसटी डाल दिया। 0.36 एफसी के आपको 20 है, और यहाँ पर जो विड्थ है वो 533.33 mm इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ आप यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सयू आ गया 118.14। ठीक है, ये छोटा है 200 mm से, इसका मतलब आपका जंक्शन वैलिड है, विद इन द फ्लेंज आपने अज्यूम किया था और विद इन द फ्लेंज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है,
तो ऐसे केसेस के अंदर चाहे आपका क्रॉस सेक्शन कैसा भी दिया जाए, एल टाइप दिया जाए, सी टाइप दिया जाए, टी टाइप दिया जाए, तो आप ये जानते हो कि जो कंप्रेशन आएगा वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएगा, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बीम की तरह इसकी डिजाइन चलती है। ठीक है, नीचे से चाहे सेक्शन कैसा भी मुड़ा रहे, ठीक है, अगर ये आपका विद इन द फ्लेंज यदि आ गया है तो इसकी जो डिजाइन है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू आपने यूज कर लिया, तो 533.33 मल्टीप्लाइड बाय एक्सयू, रिजल्ट आ रहा है 453.67 किलो न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कर देंगे तो किलो न्यूटन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 453.67 किलो न्यूटन ये आपका आ गया। जिन बच्चों ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, ठीक है, यानी कि आइसोलेटेड गिवन विड्थ को 1000 ले लिया होगा तो उनका एक्सयू भी उसी रेशो के अंदर आया होगा, तो उनका ये पहला आंसर तो मिल जाता है। ठीक है, एक्सीडेंटली इनका आंसर जो है मिल जाता है, लेकिन जो सही अप्रोच है वो यही है कि आपको इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ निकालनी पड़ेगी और जो न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है वो आप यूज करो। ठीक है, नाउ द एमओआर निकाल सकते हैं आप, तो एमओआर के लिए आप जो आपका एक्सयू आया था वो बेसिकली 118.14 था, और आपकी जो एक्सयूएल था 0.48 डी से निकाला था वो काफी लार्ज था, तो बेसिकली ये आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन भी है, क्योंकि बैलेंस्ड के कंपैरिजन में जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ रही है वो कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, तो छोटी जब आती है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। आप स्टील साइड से जा सकते हैं 0.87 FYAST। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टेंशन फोर्स है, तो T इंटू जेड या फिर C इंटू जेड आप यूज करते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो T इंटू जेड, ये T जो होगा ये कंप्रेशन फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो सीधा मैंने यहाँ पर 453.67 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन में डाला। स्मॉल डी 700 mm है, ठीक है, 0.416, एक्सयू आपका 118.14 है, तो यहाँ से आपने एमआर निकाला 295.27 किलो न्यूटन मीटर। जिन लोगों ने इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ करके कैलकुलेशन की होगी तो उनका 305 किलो न्यूटन मीटर आंसर आया होगा, वो गलत है। ठीक है, आपको इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ इस क्वेश्चन में यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A reinforced concrete trapezoidal section, trapezoidal section है as given in the figure with the dimension as shown। ठीक है, तो डायमेंशन बता रखा है कि टॉप पर विड्थ 500 mm है, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन बता रखी है 210 mm है टॉप से, और बॉटम से यानी कि रेनफोर्समेंट से आपको डिस्टेंस बता रखी है 340 mm। रेनफोर्समेंट आप 4 बार यूज कर रहे हैं 25 mm डायमीटर के, ठीक है, और 300 mm यहाँ पर रेनफोर्समेंट लेवल पर विड्थ है। विड्थ एट द रेनफोर्समेंट लेवल मतलब ये वाली जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये विड्थ आपको क्वेश्चन के अंदर 300 mm दे रखा है। ठीक है, ग्रेड दे रखी है कंक्रीट और स्टील की। डिटरमाइन द लिमिटिंग मूवमेंट कैपेसिटी, आपको लिमिटिंग मूवमेंट कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, आपको बेसिकली एमयू लिमिटिंग निकालना है कंसीडरिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक फॉर द कंप्रेशन इन द कंक्रीट। ठीक है, कंप्रेशन कंक्रीट में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक आपको एज्यूम करना है। बेसिकली रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक क्या होता है कि जब आप रेक्टेंगुलर बीम के लिए जब आप एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम होता है वो तो आपका पैराबोला और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से जब आप एनालिसिस करते हो रिजल्ट निकालते हो तो रिजल्ट आता है आपका 0.36 FC के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सयू आप करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम आपका बना है जिसमें स्ट्रेस 0.36 FC के लेते हैं, लेकिन ये आपने डेरिवेशन दिया था रेक्टेंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको सेम जो है रेक्टेंगुलर का जो स्ट्रेस ब्लॉक आता है 0.36 FC के, उतनी ही स्ट्रेस यहाँ पर कांस्टेंट मान लेनी है इस ट्रेपेजोइडल के अंदर भी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ये आपको मेंशन है अलग से जानकारी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग निकाल लेंगे कि व्हाट विल बी द कंप्रेशन एरिया, है ना, कंप्रेशन एरिया कितना होगा। तो कंप्रेशन एरिया साफ साफ ट्रेपेजोइड नजर आ रहा है, तो ये जो ट्रेपेजोइड का एरिया होता है वो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको इस वाली विड्थ की जरूरत पड़ेगी कि न्यूट्रल एक्सिस पर विड्थ कितनी है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर अगर विड्थ निकालनी है तो 300 mm से विड्थ बढ़ते बढ़ते 500 mm तक जा रही है, कितनी डेप्थ में, 210 प्लस 340। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के ये जो डेप्थ है आपके पास में 550 mm है, तो हम यहाँ पर लीनियर इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन क्या कहेगा कि 300 से विड्थ बढ़ गई 500, ठीक है, यानी कि टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ वो 200 mm का, कितनी डेप्थ में जाने पर, ठीक है, टोटल 550 mm जाने पर, तो पर mm जाने पर आपने चेंजेस निकाल दिया। और यदि आप न्यूट्रल एक्सिस पर जाओगे 300 से तो आप टोटल गए हो 340, तो 340 से मल्टीप्लाई किया, 300 प्लस ये किया, रिजल्ट आ रहा है 423.64 mm। तो ये बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस पर विड्थ है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप जब एरिया निकालने जाओगे इसका कंप्रेशन का, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम कहते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, तो बेसिकली हाफ ऑफ ए प्लस बी यानी कि एवरेज विड्थ आप निकालते हो। ठीक है, तो एवरेज कंप्रेशन विड्थ मैंने यहाँ पर निकाली है 461.8 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ कर दोगे 210, तो ये आपका कंप्रेशन का एरिया आ गया। तो कंप्रेशन का जो टोटल एरिया है वो 96978 mm² है। इससे हम कंप्रेसिव फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि उसने बोला था कि आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक यहाँ पर मानना है, यानी कि 0.36 FCK वाली स्ट्रेस आपको माननी है। ठीक है, तो 0.36 FCK मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दोगे तो कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कंक्रीट स्ट्रेस 0.36 FCK माननी है, क्वेश्चन में बोला गया था। एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कंप्रेशन फोर्स आ गया, यानी कि जिस समय कंक्रीट क्रशिंग के अंदर फेल होगा उस समय तक वो लोड कितना ले पाएगा, 698.24 किलो न्यूटन का लोड ले पाएगा। अगर ये कैलकुलेशन हम टेंशन साइड से करें तो टेंशन एरिया गिवन था, अगर हम मानते हैं कि यील्डिंग स्टार्ट जस्ट हो गई है तो 0.87 Fy की स्ट्रेस आएगी, तो 0.87 मल्टीप्लाइड बाय Fy मल्टीप्लाइड बाय एरिया किया। ठीक है, तो आपको लोड मिल रहा है 709 किलो न्यूटन के आसपास। तो 709 किलो न्यूटन ये वो लोड है जब आपका स्टील यील्डिंग करेगा। ठीक है, तो स्टील यील्डिंग करेगा उससे पहले ही कंक्रीट यहाँ पर आपका इस लोड पर फेल हो जाएगा। तो यदि आप बैलेंस्ड कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको, ठीक है, कंप्रेशन साइड से जो स्ट्रेस आ रही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते समय इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यील्ड करने वाला जो लोड है वो तो ज़्यादा है और उससे कम लोड पर ये फेल हो रहा है, इसका मतलब स्टील ज़्यादा है। तो स्टील ज़्यादा वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, ओवर इन्फोर्स सेक्शन कहते हैं। बैलेंस कंडीशन के कोरोस्पॉन्डिंग जब आप यहाँ पर डिज़ाइन करोगे तो आपको, क्योंकि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, तो आपको यहाँ पर कंप्रेशन साइड से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्रेशन साइड से जाते समय आपको बेसिकली कंप्रेशन फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टेंशन तो इस लेवल पे लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली इसका सेंट्रोइड निकालेंगे कि इसका सेंट्रोइड यानी कि जो ऊपर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उसका सेंट्रोइड टॉप से कहाँ पर है। ठीक है, उस डिस्टेंस को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्मॉल डी में से तो आपका आंसर आ जाएगा लीवर आर्म का। ठीक है, तो फाइंड द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड द लीवर आर्म। इस डिस्टेंस को मैंने ए कह दिया, इस डिस्टेंस को मैंने बी कह दिया है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो h/3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये आपको जो डिस्टेंस मिलेगी ये इसका CG होगा, ये 102 mm यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आप इसी कैलकुलेशन को ये जो ट्रेपेजॉइड होता है इसको आप रेक्टेंगल और ट्राइंगल, फुल ट्राइंगल में डिवाइड करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और समेशन ai डिवाइड बाय समेशन ai वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको 102 mm मिल जाएगा। आप डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब आप CG निकालते हो, अगर आपने a इसको लिया है, b इसको लिया है, तो बेसिकली a वाली जो साइड है उससे डिस्टेंस आ जाती है, तो 102 mm आ गई। अगर आप इसको a लेते हो, इसको b लेते हो, तो इस वाली साइड से डिस्टेंस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो लीवर आर्म इज इक्वल टू 550 माइनस 102 448 mm आ गया। और mu निकालते समय कंप्रेशन साइड से गए तो कंप्रेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय z कर दिया, तो आपका किलो न्यूटन मीटर में आंसर आ गया 312.81। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपकी क्लियर होगी तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स जब क्रशिंग हुई कंक्रीट तो उस समय कंप्रेशन फोर्स कितना लग रहा है, जब स्टील में यील्डिंग आ रही है तो उस समय टेंशन फोर्स कितना लग रहा है। अगर यील्डिंग के समय जो टेंशन फोर्स वो ले सकता है, अगर उससे कम फोर्स कंप्रेशन में कंक्रीट ले पा रहा है तो बेसिकली वो यील्डिंग से पहले ही फेल हो जाएगा। तो बेसिकली जो रेनफोर्समेंट आपको गिवन था वो ओवर रेनफोर्स्ड कंडीशन को बताता है। आपको यहाँ पर बैलेंस की करस्पॉन्डिंग पूछा है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते समय आपको बेसिकली कंप्रेशन साइड से जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ 250 mm बाय 500 mm इफेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 500 mm इफेक्टिव मेंशन किया हुआ है ना। इफेक्टिव मेंशन ना करें तो आपको हमेशा टोटल लेना है। यहाँ क्वेश्चन में ये स्मॉल डी दिया हुआ है। 4 बार्स यूज कर रहे हैं 20 mm डायमीटर की, ब्लॉक दिया गया है कि 100 बाय 50 mm का ब्लॉक यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर यहाँ पर आपका पूरा फुल बीम बन रहा था ये, इसके अंदर से इस ब्लॉक को हटा दिया गया है। ठीक है, एंड द स्टील यूज्ड आर Fe415 ग्रेड और कंक्रीट M20 ग्रेड का है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको बताना है। ठीक है, तो ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रेनफोर्समेंट वगैरह सब दे रखा है, तो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम, आपको इस क्वेश्चन का MOR भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होता है वो आप यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली जो आपका
ये ब्लॉक यहाँ से हटाया गया है, तो कैलकुलेशन करते समय हम इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम मान लेंगे कि ये वाला कंक्रीट यहाँ पर मौजूद है, तो जितना आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा कंक्रीट लगाया है उतना ही कंक्रीट यहाँ से फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली कैलकुलेशन करते समय एक तो फुल रेक्टेंगुलर बीम वाला सेक्शन हो जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट फिगर, और ये जो सेकंड फिगर है इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे इस वाले पार्ट की, और जो रिजल्ट आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि आपको टोटल कंप्रेशन फोर्स बताना है तो यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, तो टोटल कंप्रेशन फोर्स C1 माइनस C2 से आप दे देंगे, ठीक है। ऐसा करना हमारे लिए हमेशा बेस्ट रहता है। ऐसा करना क्यों बेस्ट रहता है? क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 0.36 FC के B इंटू XU, या फिर डिस्टेंस देखे कि कहाँ ये कंप्रेशन फोर्स लगता है, तो टॉप से 0.416 XU, IS कोड में कोई बदलाव नहीं किया है। तो बेसिकली आप लोग इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप इस चीज का अगर फायदा उठाना चाहते हो स्टैंडर्ड रिजल्ट का, तो हम यहाँ पर इस ब्लॉक को फिल कर देंगे, ठीक है। और ये जो डेप्थ गिवन है काफी छोटी सी डेप्थ है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप स्ट्रेस डायग्राम देखते हो तो टॉप में तो कंप्रेशन जो है रेक्टेंगुलर डायग्राम बनता है, और बॉटम पे वो कैसा बनता है, वो पैराबोलिक बनता है। तो जो गिवन डेप्थ है वो हो सकता है कि आपका इसी के अंदर अंदर फिनिश हो जाए, यानी कि जो ये ब्लॉक आपने एक्स्ट्रा लगाया है इस पर जो स्ट्रेस आए वो 0.45 FC के आए, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। बेसिकली रेक्टेंगुलर कितनी डेप्थ तक चलता है वो हमें पता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन सारे किए हुए हैं। तो ये चलेगा आपका 3/7 XU तक, और नीचे जो पैराबोला चलता है वो 4/7 XU तक चलता है। सिमिलर ट्रायंगल से हमने निकाले हुए हैं, ठीक है। क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट डेरिवेशन दिया है कि 0.36 FC के कैसे आता है, 0.416 कैसे आता है। अगर IS कोड में कुछ बदलाव होगा या सेक्शंस में बदलाव होगा तो आपको बेसिक डेफिनेशन से ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि आपका जो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है वो आपका कुछ ऐसे पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ये कंक्रीट आप ऐड कर रहे हो यहाँ पर, और जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय जब आप स्ट्रेस लोगे तो वो 0.446 स्ट्रेस आप यूज कर पाओगे। ऐसा कब होगा? जब 3x/7 जो है वो बड़ा है किससे? 50 से, ठीक है। ये 50 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है ये 3x/7 है। तो 3x/7 अगर 50 से बड़ा होगा तो फिर आप लोग यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट करते समय 0.446 FC के उस सब्ट्रैक्टेड पार्ट के लिए यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो जो रेक्टेंगुलर पार्ट है जो C1 है वो तो आपका इतना हो जाएगा 0.36 FC के, फुल रेक्टेंगल है। तो फुल रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है? 75 प्लस 100 प्लस 75, इसका मतलब हो जाएगा 250 mm की टोटल विड्थ है, ठीक है। जो टोटल विड्थ है वो 250 mm की है। तो जो फर्स्ट फिगर है जिसको मैंने C1 बोला था, तो 0.36 FC के B इंटू XU लगा पाएंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके अलावा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.446 FC के, ये तो स्ट्रेस आ गई, और एरिया कितना है उस ब्लॉक का? 100 तो उसकी विड्थ थी, और 50 mm उसकी डेप्थ है, ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया C2, C1 माइनस C2, यानी कि टोटल जो कंप्रेशन फोर्स है वो टेंशन फोर्स के बराबर होगा 0.87 FY/AST। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके क्या निकाल पाएंगे? XU निकाल पाएंगे। अगर आप इसे XU को चेक करें, क्योंकि आपने अजम्पशन लिया था ये, अगर इसको चेक करें तो 3x/7 आपका 118.65 आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो स्ट्रेस होगी उस सब्ट्रैक्टेड पार्ट के लिए वो आपका रेक्टेंगुलर जोन में ही लाई कर रहा है, यानी कि अजम्पशन आपका वैलिड है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि C1 के लिए, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास में क्या चीज आ चुकी है? XU आ चुका है, ठीक है। तो 0.36 FC के B मल्टीप्लाइड बाई XU, तो ये आपका कंप्रेशन फोर्स C1 वाला आ गया। C2 वाला जो होगा 0.446 FC के, ये तो स्ट्रेस हो गई, मल्टीप्लाइड बाई एरिया 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 44.60 हो गया। इनकी इंडिविजुअल लोकेशंस भी हमें पता है कि ये जो कंप्रेशन फोर्स C1 लगेगा ये 0.416 XU पे लगेगा। XU ऑलरेडी आ चुका था, तो 115.165 हो गया, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन फोर्स C2 लगेगा ये कहां पर लगेगा? ये आपका टॉप से इस जगह पर लगेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ही, यानी कि जो एरिया है वो भी आपका रेक्टेंगुलर है, और जो स्ट्रेस डायग्राम है वो भी आपका रेक्टेंगुलर है, तो इस वजह से रेक्टेंगुलर का CG यानी कि 50 का आधा, ठीक है। तो 50/2 पर टॉप से लग जाएगा, यानी कि 25 mm पे लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि आपको कंप्रेशन फोर्स, नेट कंप्रेशन फोर्स निकालना पड़ेगा C, तो C की आपको डिस्टेंस देखनी पड़ेगी y बार, ठीक है। तो y बार निकालते समय हम लोग समेशन ऑफ AI या फिर समेशन ऑफ CI, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स समेशन ऑफ CI मल्टीप्लाइड बाय YI डिवाइड बाय समेशन CI करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ध्यान रखना C2 आपका सब्ट्रैक्शन में जाएगा तो नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, है ना। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फॉर्मूले में तो प्लस बोलेंगे लेकिन ये माइनस साइन के साथ यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
तो C1x1 प्लस C2x2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये CG निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन फोर्स आपने निकाले थे, इनकी आपने डिस्टेंसेस निकाली है टॉप से। ये वाला आपका माइनस साइन क्यों होगा, क्योंकि आपको वो एरिया सब्ट्रैक्ट करना था, वो बेसिकली कंप्रेशन फोर्स ही आपका नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो C1 प्लस C2 में भी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 124.03 हो गया। ये जो आपने निकाला है 124.03, ये बेसिकली आपका टॉप से डिस्टेंस होगी कंप्रेशन फोर्स की, ठीक है। तो ये जो आपका टेंशन फोर्स है और जो ऊपर कंप्रेशन फोर्स है, उसकी टॉप से डिस्टेंस यदि पता है तो लीवर आर्म निकाल सकते हो स्मॉल डी में से टॉप वाली डिस्टेंस को माइनस करके। तो स्मॉल डी माइनस इतना, ये तो लीवर आर्म हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स जो बराबर होता है वो वाली चीज है। तो 0.87 FY/AST, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये किया तो 170.58 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी आ गई, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे, एक तो आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछा था, ठीक है, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसके अलावा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इन ए कंटिन्यूअस आरसी बीम, ठीक है, जो बीम है वो कंटिन्यूअस है, ध्यान रखें। फॉर एन एंड स्पैन, वन एंड इज फिक्स, ठीक है, तो एक एंड आपको फिक्स दे रखा है, दूसरा एंड आपका कंटिन्यूअस चलेगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का यहाँ पर है, और आपसे जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ए बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ए बी पार्ट को अगर आप देखें तो एक तरफ से तो फिक्स है और दूसरी तरफ से कंटिन्यूअस है, ठीक है। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज फॉर एन इंटरमीडिएट बीम इज, आपको निकालना है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कितना होगा। तो बेसिकली ये जो आपका यहाँ पर टी सेक्शन बनेगा, इस टी सेक्शन के अंदर आपको इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ पूछा गया है, एज पर द IS कोड जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको क्लियर स्पैन गिवन है, और हम जानते हैं कि वो IS कोड वाले जो फॉर्मूले होते हैं उसमें एल नोट यूज करते हैं। तो एल नोट यूज करते समय आपको बेसिकली 0.7 मल्टीप्लाइड बाय एल इफेक्टिव लेना पड़ेगा। 0.7 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ सिंपली सपोर्टेड नहीं है। अगर सिंपली सपोर्टेड होता तो फैक्टर 1 का लेते हैं, अगर सिंपली सपोर्टेड नहीं है, फिक्स्ड है या कंटिन्यूअस है, या एक तरफ से फिक्स दूसरी तरफ से कंटिन्यूअस है, तो 0.7 का फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर स्पैन गिवन है, लेकिन हमें जरूरत एल इफेक्टिव की है, तो इस क्वेश्चन में आपको एल इफेक्टिव सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एल इफेक्टिव के लिए भी IS कोड में आपको क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है। आपके पास में कैसे जाते हैं, सिंपली सपोर्टेड होगा तो क्या करना है, कंटिन्यूअस होगा तो क्या करना है ना। तो ये सारे केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कंटिन्यूअस और एक तरफ से फिक्स्ड जब होता है तो हम विड्थ ऑफ द सपोर्ट को 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन एंड द विड्थ ऑफ द एंड 600 mm विच एवर इज स्मॉलर, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो बेसिकली जो एल इफेक्टिव होगा वो एल इफेक्टिव जो होगा, अगर आपका लेस देन होता है 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन और 600 mm विच एवर इज स्मॉलर से, तो आपका IS कोड ये कहता है कि आपको बेसिकली सेम रिजल्ट जो आप सिंपली सपोर्टेड के लिए यूज करते हो वही रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर विड्थ ऑफ द सपोर्ट बड़ी है 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन से, ठीक है, तो हमारे पास में कैसे जाते थे कि वन एंड फिक्स है, अदर एंड कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, ठीक है, और जब एक एंड सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा एंड कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है वो एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड कंटिन्यूअस है, तो उस केस में एल इफेक्टिव एल नोट हो जाएगा अगर विड्थ ऑफ द सपोर्ट मोर देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm विच एवर इज स्मॉलर है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमने सबसे पहले विड्थ ऑफ द सपोर्ट को चेक कर लेना है, 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm विच एवर इज स्मॉलर से। तो क्वेश्चन में क्लियर स्पैन आपको 3.6 मीटर गिवन है, तो 3.6 मीटर का मतलब है 3600 mm, डिवाइडेड बाय 12 किया तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 300। तो 300 mm और 600 mm में छोटा कौन है, 300 mm। तो विड्थ ऑफ द सपोर्ट को हम 300 mm से कंपेयर करवाएंगे। विड्थ ऑफ द सपोर्ट क्वेश्चन में 400 mm दे रखा है, तो बेसिकली आपका केस ये है कि जिसमें विड्थ ऑफ द सपोर्ट बड़ी आती है। अगर विड्थ ऑफ द सपोर्ट छोटा आता तो कंटिन्यूअस बीम के लिए एल इफेक्टिव के लिए वही फॉर्मूला लगता है जो आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है, यानी कि एल नॉट प्लस डब्ल्यू और एल नॉट प्लस डी में से जो मिनिमम होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको यहाँ पर जो इफेक्टिव स्पैन मिल रहा है वो क्लियर स्पैन के बराबर लिया जाएगा, 3.6 मीटर होगा, ठीक है, और एल नोट 0.7 एल ई लेंगे, ठीक है। तो आपके पास में BF आ गया, BF का फॉर्मूला एल नोट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF है। और वहां पर जब आप फॉर्मूला देखते हो ना तो ऐसे करके लिखा होता है मिनिमम ऑफ दिस, एंड साथ में होता है BW प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली ये सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है ना, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से ये बड़ा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको आप चेक नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट वाले को, बस ये वाली चीज आप चेक कर पाएंगे। तो सीधा सीधा एल नोट लिखा, डिवाइड बाई 6 किया, प्लस BW किया, प्लस 6 टाइम्स ऑफ DF किया, तो 1.32 मीटर आ गया। दिस विल बी द आंसर। अगर इस क्वेश्चन में किसी ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा होगा तो हो सकता है कि जो वो एल नोट है उसी को लेकर के आगे चला जाए, तो
कोइंसिडेंटली उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन जो सही अप्रोच है वो आपकी ये रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द सेट ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड ऑन द कंक्रीट क्यूब द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाज फाउंड टू बी एज शोन इन द फिगर, अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ऑफ सेक्शन 300 mm by 600 mm इफेक्टिव। फिर से 600 mm कौन सी डेप्थ है, इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव जब जब भी वो देना चाहेगा तो वो मेंशन करेगा, अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो टोटल मानना हमेशा। ठीक है, दिस इज रेनफोर्स्ड विद द स्टील ऑफ ग्रेड इतना, एन एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड 1500 mm स्क्वायर है, M20 ग्रेड आपको यूज कंक्रीट की करनी है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है और आपको MOR निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दे रखा है, सिग्मा और एप्सिलॉन का जो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें बेसिकली IS कोड ने तो ऐसा बोला था कि ये पैराबोलिक चलता है। ठीक है, अप टू द मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ 0.002, और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर अज्यूम किया जाता है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035। तो इसका मतलब IS कोड में चेंजेस आ चुके हैं। अगर IS कोड में चेंजेस यदि कर देता है कोई क्वेश्चन, तो आप लोग जो रिजल्ट जो आपके पास होते हैं 0.36 FCK वाला रिजल्ट वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन जो 0.36 की कैलकुलेशन थी वो इन अजम्पशंस पर बेस्ड थी। ठीक है, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर, मतलब हर एक कंसेप्ट के अंदर आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन आता है तो आप पकड़ पाओगे कि अगर कोई चीज चेंज हुई है, ठीक है, तो आप रुक जाओगे वहां पे कि 0.36 FCK यूज नहीं करना है। टॉप से जो CG आता है कंप्रेशन फोर्स का 0.416 XU वो यूज नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर स्टील के बारे में कोई कोड उसने मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब IS कोड जो यूज करता है वही यूज करना है। इसका मतलब 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ES बराबर आएगा तो बैलेंस्ड होगा, ग्रेटर आएगा तो, ठीक है, ग्रेटर आएगा तो अंडर एनफोर्स्ड होगा, लेसर आएगी स्ट्रेंथ तो लेसर आती है स्ट्रेंथ तो ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा। तो ये अजम्पशन अभी भी आपके वैलिड होंगे, यानी कि जो आपको चेंजेस बता रखे हैं बस उतना कोड चेंज करवाना है, बाकी आपके जो नहीं बताया गया है उसको सेम मानना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, तो सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही चीजें निकालनी है, MOR भी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने से पहले हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि ये y कितना होगा। ठीक है, नॉर्मली तो ये 4/7 होता है और ये 3/7 होता है, लेकिन यहाँ ये चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको फेलियर पर स्ट्रेन चेंज कर दिए 0.003। तो हम निकालते कैसे थे, बिल्कुल वैसे ही निकालना पड़ेगा, इसको y मान लो। ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में सिमिलर ट्राइंगल लगाए तो y, ठीक है, y डिवाइडेड बाय ये वाली जो डेप्थ है इसको मैं XU कह रहा हूँ, तो y डिवाइड बाय XU रेस्पेक्टिव डेप्थ का रेशो रेस्पेक्टिव विड्थ के रेशो के बराबर हो जाएगा 0.001 0.003, तो y आ जाएगा XU डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये जो चीज है आपकी, ये XU डिवाइड बाय 3 आ रही है, तो बेसिकली टोटल XU है, तो ये 2/3 ऑफ XU के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो XU निकालने के लिए ये जो आपका स्ट्रेन डायग्राम है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखा करो। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में यदि आप रिलेशन लगा दोगे सिमिलर ट्राइंगल का तो आपका काम हो जाएगा। तो XU डिवाइडेड बाई डी, XU डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, रेस्पेक्टिव डेप्थ का रेशो रेस्पेक्टिव विड्थ के रेशो के बराबर होगा, तो 0.003, और यहाँ है 0.002 प्लस 0.87 FY, और ये जो है ये किसके बराबर है, 0.003 के बराबर है। ऐड करके इनको लिख दो, तो XU आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर आप फिक्स वैल्यू जो FY दिया हुआ है 415 और ES डाल दें तो 0.44D बनेगा, तो 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 600 क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो 264 mm यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गई। ठीक है, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आने के बाद हम लोग निकालेंगे व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फिर कंपैरिजन करेंगे कि आपका सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है ओवर एनफोर्स्ड है। तो सब अब यहाँ पे निकालेंगे हम C बराबर T लगा करके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंप्रेशन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना कंप्रेशन फोर्स निकाल लिया जाए। ठीक है, तो कंप्रेशन फोर्स निकालते समय एक स्ट्रेस तो आपकी रेक्टेंगुलर है, दूसरी स्ट्रेस आपकी ट्राइंगुलर है, तो ये आपको पार्ट बाय पार्ट निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर है ना, जो आपका ये कंक्रीट ब्लॉक है जो पूरा का पूरा, इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर भी आपको दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक पार्ट तो आपका बनेगा, ठीक है, 0.001 स्ट्रेन से ऊपर वाला पार्ट, और दूसरा बनेगा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कंप्रेशन फोर्स होता है। तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया लिखो 0.45 FCK मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ऑफ XU।
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी कर दिया, यानी कि विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। स्ट्रेस डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कंप्रेशन फोर्स में यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप वैल्यूज को पुट कर दो, एफ सी के 20 था, ठीक है, बी आपको 300 दे रखा है तो 1800 एक्सयू आ जाएगा। और ये कहाँ लगेगा, इसके सी जी पर लगेगा, और इसका सी जी कितना होगा, टोटल आपके पास में 2/3 ऑफ एक्सयू, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 ऑफ एक्सयू पर लग गया। इसी तरीके से C2 फोर्स निकालेंगे जो कि इस ट्राइंगल के कारण आएगा। अब ये ट्राइंगल के कारण जो C2 फोर्स आएगा, वापस से आप स्ट्रेस डायग्राम का एरिया जो कि ट्राइंगल का एरिया होगा, तो हाफ ऑफ, ठीक है, 0.45 एफसी के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 ऑफ एक्सयू जो कि डेप्थ है y के बराबर, ये स्ट्रेस डायग्राम का एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कर दिया तो आपको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया 450 एक्सयू के बराबर। अब ये कहाँ लगेगा, ये इसके सीजी पर लगेगा। इसका सीजी कहाँ पर आएगा, वो इस जगह पर आएगा, लेकिन डिस्टेंस हम केवल एक सिंगल पॉइंट से देते हैं तो टॉप से डिस्टेंसेस मेंशन कर रहे हैं। तो बेसिकली 2/3 ऑफ एक्सयू में इसका 1/3 ऑफ एक्सयू ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 ऑफ एक्सयू के अंदर 1/3 ऑफ एक्सयू यहाँ पर ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 7/9 एक्सयू। ठीक है, अब अगली स्टेप में आपको जो y निकालना होगा, y बार, उसके लिए फिर से वही फोर्स फॉर्मूला समेशन ऑफ सी आई वाई आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ सी आई कर देंगे तो आपको कंप्रेशन फोर्स की लोकेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली 1800 इंटू एक्स यू मल्टीप्लाइड बाई ये करेंगे, प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल C1 प्लस C2 कर देंगे। यहाँ माइनस नहीं होगा है ना, वहाँ तो आपने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में दोनों एरियाज वाकई में मौजूद हैं, इनके कारण आपको कंप्रेशन फोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मल्टीप्लाई किया C1 इंटू वाई वन प्लस C2 इंटू वाई टू डिवाइड बाई C1 प्लस C2 किया तो ये आ रहा है 0.422 XU। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते समय ये आपने टोटल कंप्रेशन फोर्स यानी कि C1 प्लस C2 लिख दिया है। दिस इज इक्वल टू टेंशन फोर्स 0.87 FY/AST। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा XU का, वो आ रहा है 240.7 mm। ठीक है, और ये जो है ये आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो पहले निकाल रखी है हमने 264 mm, उससे छोटा है। छोटा जब होता है तो अंडर इनफोर्स सेक्शन बनता है, तो यहाँ सेक्शन आपका अंडर इनफोर्स्ड है। ठीक है, तो अंडर इनफोर्स सेक्शन आपको यहाँ पर मिल गया है। अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए आप बेसिकली यहाँ पर MOR जब निकालेंगे तो C या T यहाँ पर लिख सकते हैं 0.87 FY/AST मल्टीप्लाइड बाई D माइनस 0.422। इस केस में 0.422 निकला है, y बार हमने निकाला था मल्टीप्लाइड बाई XU, तो XU आपका 240.7 है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 269.905 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसमें आपको निकालना है द लिमिटिंग एरिया ऑफ द स्टील फॉर द रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 250 mm वाइड एंड 450 mm इफेक्टिव डेप्थ एंड M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक है, कई बच्चे इस क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि कौन से एरिया की बात कर रहा है, किस तरीके से वो निकलेगा। तो ये एक कीवर्ड है लिमिटिंग। लिमिटिंग कहाँ यूज करते हैं, LSM के अंदर। तो लिमिटिंग एरिया का मतलब होगा कि जब बैलेंस्ड कंडीशन बनती है तो उस समय आपको कितना रेनफोर्समेंट देना होता है, वही आपको रेनफोर्समेंट यहाँ बताना है। तो दो चीज़ें एक साथ यहाँ पर दे दी इस शब्द ने, एक तो आपको LSM मेथड यूज़ करना है, दूसरा आपको बैलेंस्ड कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको रेनफोर्समेंट निकालना है, बैलेंस्ड सेक्शन मानते हुए रेनफोर्समेंट निकालना है। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, बड़े आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ट्राई करें एंड यू कैन आंसर इन द कमेंट। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक से स्टार्ट होंगे वो होगा कंप्लीट बीम डिजाइन हम देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट बीम डिजाइन जब हम देखेंगे तो अभी तक हमने फ्लैक्सर देखा था सिर्फ, तो फ्लैक्सर के अलावा हम लोग शेयर चेक लगाएंगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन चेक लगाएंगे, बॉन्ड और बॉन्ड के लिए हम चेक करेंगे, एनकरेज अगर देना पड़ रहा है तो उसके लिए चेक करेंगे। तो इनके क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके या कोई डाउट रह जाता है या इन क्वेश्चंस में भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।